देखो हमारे पास एक भाई ने कमेंट किया कि हमें 10 साल में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और लगभग हम चाहते हैं कि हमारा 20 लाख का हमारे पास फंड इकट्ठा हो पाए। तो हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमारा ये अमाउंट बन पाए और इतने समय हम अपना फंड इकट्ठा कर पाए। तो आज की इस वीडियो में इसी बात में हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हम क्या अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो यहाँ पर कुछ सेफ ऑप्शन होते हैं दोस्तों और कुछ होते हैं यहाँ पे रिस्की इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कुछ सेफ ऑप्शन कुछ रिस्की इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा, ये सेफ ऑप्शन कौन है और यहाँ पे रिस्की वाले कौन है। देखो सेफ वाला जो होता है वहाँ पे जनरली आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कर भी रहे होंगे। सेफ वाले में क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो रिटर्न है ये में थोड़ा एवरेज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिटर्न है थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। बट जो रिस्की ऑप्शन है यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न तो मिलता है। ठीक है, हमें रिटर्न भी देखने को तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या होता है, रिस्क भी थोड़ा सा शामिल होता है। ठीक है, और दूसरे इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे मार्केट लिंक होते हैं, यहाँ पे मार्केट लिंक्ड प्लान होते हैं। अब जिस तरीके से मार्केट परफॉर्मेंस देती है उस हिसाब से आपके पैसे ग्रो होते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं जो सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको समझते हैं। तो जो सेफ वाले आते हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे कि एफडी आ जाता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने एफडी करवाई होगी यानी फिक्स डिपॉजिट। आरडी आता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कराया भी होगा। एलआईसी आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप लोगों ने कराया होगा। सुकन्या समृद्धि योजना आता है, किसान विकास पत्र योजना आता है, एंड यहाँ पर एनपीएस आता है। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है आपको सेफ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो ब्याज दर होता है, आपको ये गवर्नमेंट स्कीम है इसलिए यहाँ पे ब्याज दर फिक्स होता है। बट जो मार्केट लिंक प्लान है जैसे यहाँ पे एसआईपी होता है, ठीक है, और यहाँ पे ईटीएफ होता है, यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे रिटर्न फिक्स नहीं होता। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्मेंस दे रही होती है उस हिसाब से आपके पैसे बढ़ रहे होते हैं घट रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट बढ़ी हुई, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर। तो ये लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है। तो ये मार्केट लिंक प्लान होते हैं और ये गवर्नमेंटेड प्लान होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो रिटर्न है ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये सुनिश्चित होता है कि जो आपको यहाँ पे रिटर्न कहा गया है, जो गवर्नमेंट रिटर्न कहा है वो आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता, यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो नेगेटिव भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हमें 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है और हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट जुट पाए, इकट्ठा हो पाए, तो हम कितने की एसआईपी वगैरह करें जिससे अपना अमाउंट हम यहाँ पे इकट्ठा कर पाएँ। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एसआईपी इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद करते हैं ईटीएफ की, उसके बाद करते हैं स्टॉक्स की। बात यहाँ पे करते हैं सबसे पहले बिगिनर की। ठीक है, बिगिनर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी का लॉस होता है तो बिगिनर्स का होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्केट को रीड नहीं कर पाते, सर्च नहीं कर पाते कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए इनका नुकसान बेचारा लोग का ज़्यादा भी होता है और ब्लाइंडली किसी के एडवाइस को फॉलो भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको और नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें सबसे पहले अपने अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि आखिर जो ये एसआईपी है क्या, जो ईटीएफ है क्या, जो शेयर्स ये है क्या, ये हमारे पैसे को कहाँ पर लगाते हैं। बाकी इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे जाके अपना अकाउंट खुलवा के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें रिटर्न देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे जितने रिटर्न खाया तो हमें रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बात हमें यहाँ पे देखनी है जो एसआईपी करते हैं, ईटीएफ करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये मार्केट लिंक होते हैं। जैसा मार्केट परफॉर्मिंग करिए आपका पैसा भी वहाँ से घटता बढ़ता रहता है। अगर मार्केट का मूड अच्छा रहा, मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आपके पैसे बढ़ते हैं, अगर मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपके पैसे कम होने लगते हैं। अब सबसे पहले सवाल करते हैं जैसे कि हम स्टॉक्स की बात करते हैं ना, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, आपको प्रॉपर रिसर्च करना आना चाहिए, स्टॉक का एनालिसिस करना आना चाहिए कि स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्या काम करता है कंपनी। तो ये सब हम रिसर्च करना पड़ता है हमें, और जो बिगिनर है ये बेचारे कर नहीं पाते, इसलिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। बहुत ही सोच समझ कर बहुत चीज़ें में ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना होता है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे ईटीएफ की, और आगे मैं आपको एक और भी और देना चाहूँगा। अभी आप कितने अमाउंट की एसआईपी करें ताकि हम अपने गोल तक पहुँच पाएंगे, इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करते हैं जब ईटीएफ की। ईटीएफ क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब जिस टाइम के दौरान में आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो या फिर स्टॉक खरीद बेच सकते हो, उसी टाइम के दौरान में आप ईटीएफ को खरीद बेच सकते हो, इसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एंड जो एसआईपी होता है दोस्तों, एसआईपी एक जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का। ये एसआईपी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में पैसे आपके इन्वेस्ट करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। अब तो स्टॉक में भी आ गया है कि आप एसआईपी के जरिए स्टॉक में भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट
प्लान। इस प्लान के तहत आप अपने पैसे को इकट्ठा नहीं इन्वेस्ट करके पार्ट में इन्वेस्ट करते हो। मतलब आपके पास 500 रुपये इकट्ठा हो गए तो 500 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट करोगे। आपके पास 1000 रुपये हो रहे तो आप 1000 रुपये हर महीने जमा करोगे। तो मतलब SIP एक जरिए है आपके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि हम अगर SIP चुन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चुन रहे हैं, तो हमें किन तरीके के फंड को चुनना चाहिए कि हमारा टाइम होरिजन यहाँ पे 10 साल का दिख रहा है। अगर हमें 10 साल के लिए फंड चुनना है तो हम अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की फंड चुनेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे फंड चुनने हैं जहां पर हमें रिस्क कम से कम हो और हमें एक ठीक ठाक रिटर्न भी देखने को मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे इस प्लान को तो हम यहाँ पे काट देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या, इस इन्वेस्टमेंट से मतलब है। SIP, म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक से मतलब है। तो हम किन तरीके के स्टॉक को चुने, स्टॉक तो हम चुन नहीं पाएंगे, ठीक है। हम म्यूचुअल फंड को चुनेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बिगिनर हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा जानकारी में नहीं है, हमारे पैसे कोई और मैनेज करेगा जो एक्सपर्ट है, इसलिए यहाँ पे हम चुनेंगे म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड अगर चुनते हैं तो किन तरीके के फंड को हम चुन सकते हैं थोड़ा सा कम रिस्की होंगे, इसको हम समझेंगे जरा सा। दोस्तों यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है ये मार्केट लिंक होते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में कई तरीके के फंड होते हैं। कुछ यहाँ पे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ होते हैं रिस्की फंड, ठीक है, कुछ होते हैं रिस्की फंड और कुछ होते हैं यहाँ पे लो रिस्क फंड, ठीक है, लो रिस्क फंड। एंड यहाँ पे कुछ होते हैं मिड रिस्क फंड, ठीक है, मिड रिस्क फंड। और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा लो रिस्क फंड, एक्स्ट्रा लो रिस्क फंड। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि रिस्की फंड कौन से होते हैं, लो रिस्क फंड कौन से होते हैं और एक्स्ट्रा रिस्की फंड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले रिस्की फंड में। रिस्की फंड दोस्तों यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप फंड, ठीक है, स्मॉल कैप फंड हो गए। एंड लो रिस्क फंड में क्या होता है, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, ठीक है, लार्ज कैप हो गया और फ्लेक्सी कैप हो गया, ठीक है, फ्लेक्सी कैप हो गया। एंड यहाँ पे मिड कैप हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका लो रिस्क फंड। मिड रिस्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिड कैप भी आ जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पर लार्ज कैप भी आ जाता है, ठीक है, ये मिड रिस्क हो गए। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा लो रिस्क कौन होते हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया। एंड यहाँ पर लिक्विड फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, डेट फंड हो गया, ठीक है, डेट फंड हो गया। तो ये हमारा लो रिस्क फंड में आ जाते हैं। एंड रिस्की फंड में दोस्तों यहाँ पर स्मॉल कैप के अलावा यहाँ पे आ जाता है जैसे कि सेक्टोरियल फंड, सेक्टोरियल फंड। एंड यहाँ पर जैसे कि थीमेटिक फंड, थीमेटिक फंड। मैं अभी आपको समझाता हूँ, देखिए समझते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब रिस्की फंड का मतलब क्या है, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी, जो कंपनी बहुत ही बड़ी नहीं है, छोटी कंपनी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे हमें ज़्यादा ग्रोथ भी मिल सकती है और हमें वहाँ पे रिस्क भी शामिल होता है। साथ में जो सेक्टोरियल फंड होते हैं ये भी रिस्की होते हैं क्योंकि हम किसी एक सेक्टर में पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सेक्टर डाउन हुआ तो हमारे पैसे पर नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थीमेटिक फंड मतलब कोई ऐसा कैटेगरी है जो कि किसी एक थीम बेस पे काम कर रही है, जैसे डिफेंस सेक्टर पे काम कर रही है या फिर किसी और चीज़ पे काम कर रही है, जो कि दवा वाले सेक्टर में काम कर रही है, तो थीमेटिक फंड हो गया। अगर हम सारे पैसे को एक ही थीम पे इन्वेस्ट करेंगे तो भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्की कैटेगरी मानी जाती है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ यहाँ पे फ़ायदे भी हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न भी मिल जाते हैं ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क भी शामिल होता है, तो दोनों यहाँ पे होता है। एंड अब बात करते हैं लो रिस्क फंड में आते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। लार्ज कैप का मतलब क्या होता है, जो बड़ी साइज कंपनी होती है, जैसे निफ्टी 50 कंपनी होती है, उन कंपनी पैसा इन्वेस्ट करता है, रिलायंस, TTS, ये सब कंपनी जो कंपनी है, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम होता है। एंड यहाँ पे जो फ्लेक्सी कैप है दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा रिस्क कम हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पे तीनों कैटेगरी में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा लो रिस्क फंड में आते हैं। यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क शामिल होता है। साथ में जो मिड रिस्क वाली होती है, जैसे मिड कैप हो गया और यहाँ पे लार्ज कैप हो गया। तो जो मिड कैप कंपनी है, मतलब यहाँ पे जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में कंपनी आती है, उन्हें मिड कैप कंपनी कहा जाता है। और उसके बाद लार्ज कैप तो आपको बता ही दिया, जो निफ्टी 50 में आती है उनको लार्ज कैप कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न ठीक मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी आपका रिस्क शामिल होता है। साथ में जो एक्स्ट्रा लो रिस्क फंड होते हैं, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, डेट फंड हो गया, एंड यहाँ पे लिक्विड फंड हो गया। ये जो सारे फंड दोस्तों, यहाँ पर आपको रिटर्न भले ही कम देखने को मिलता है, 6%, 7% या फिर इसे लेकर 10 से 12% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। पास्ट में ऐसा मिला है हाइपोथेटिकली। तो यहाँ पर जो रिस्क होता है ओवरऑल हमें थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डेट भी शामिल होता है, और जहाँ पे डेट शामिल होता है वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। इक्विटी प्लस डेट होता है, उसी को बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं। लिक्विड फंड मतलब अगर आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हो तो 90 डेज के भीतर पैसा निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, बेसिकली कह सकते हो डेट फंड होते हैं। और ये तो डेट है ही, मतलब डेट फंड का मतलब क्या है, ये आपके पैसे को बड़ी बड़ी कंपनी को कर्जे वगैरह देते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो इसीलिए यहाँ पे इसको
इसको डेट फंड कैटेगरी में रखा जाता है। आपने यहाँ तक समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर अपना पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं तो हम किस कैटेगरी में कितना कितना अगर हम एक्सपोजर रखें तो हमारे लिए बेटर हो सकता है। दोस्तों जो अमाउंट हमने चुना यहाँ पे, उस अमाउंट तक पहुँचने के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, ये लगभग हमें अपने अमाउंट तक पहुँचने के लिए लगभग 7,200 का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल कोई गारंटी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगर हम मान लेते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में 15% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है, ये हाइपोथेटिकल कोई गारंटी नहीं है, पास्ट में ऐसा बना के दिया, इसलिए यहाँ पे हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो अगर हम 7,200 इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी लगभग यहाँ तक पहुँचने की संभावनाएं बन पा रही हैं। लेकिन आप एक काम करिएगा, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह ले लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। ठीक है। एंड यहाँ पे आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करें। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आपको समझने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी। ठीक है, स्मॉल कैप लेते हैं हम, स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे कितना एक्सपोजर रखेंगे, मिड कैप फंड। ठीक है, मिड कैप रखेंगे। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड रखेंगे। एंड यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड। एंड यहाँ पर एक फंड और रख सकते हैं कमोडिटी का। ठीक है, कमोडिटी का, यहाँ पे से गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे फंड होते हैं। अभी किस लिए होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फंड चुन लिया, ठीक है अपना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमने कैटेगरी ये चुना है तो यहाँ पर अपना हम 1.5K रख सकते हैं, मिड कैप में भी 1.5K रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में भी लगभग हम 1K रख सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड में 1K, एंड यहाँ पे कमोडिटी में 1K यहाँ पे रख सकते हैं। कितना वो हमारा हुआ, 1 2 3 3 6, लगभग हमारा 6,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ। अगर हम चाहें तो फ्लेक्सी कैप में अपना बढ़ा भी सकते हैं 2,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैप में हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1.2K कर सकते हैं आप, लगभग आपका यहाँ पे 7200 रुपये टोटल इन्वेस्ट हो जाता है। अगर ये रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो हाइपोथेटिकली अगर आपको यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल पा रहा है, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है आपके गोल के हिसाब से, ये लगभग 8.61 लाख के आसपास। एंड टोटल वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख सकती है, हाइपोथेटिकली कोई गारंटीड नहीं है, ये लगभग 11.39 के आसपास यहाँ पे दिख सकती है अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करते हो। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, इलस्ट्रेशन ओनली है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप जियो के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। जियो फ्लेक्सी कैप के बारे में हमने यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखी है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।